ये क्या था, ध्यान से सुनिएगा, ये किसके द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा, किसके द्वारा लाया गया, डलहौजी के द्वारा, किसके द्वारा, डलहौजी, डलहौजी के द्वारा। कब, 1848 ईस्वी से 1856, बात नहीं, 1848 से 1856। तो ये व्यापकता का सिद्धांत क्या था, क्या था ये सिद्धांत, सिद्धांत क्या था, सिद्धांत क्या था ये व्यापकता का सिद्धांत। देखो इसका जो पहला बार जब इसका बात चला था तो बात चला था 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, आप याद करो, अगर थोड़ा मोड़ा पॉलिटी पढ़ा होगा, थोड़ा मोड़ा पॉलिटी पढ़ा होगा, तो 1784 ईस्वी में एक एक्ट आया था जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसमें दोहरी शासन रखा गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे वो राजनीतिक मामलों को देखते थे, ठीक है। तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो 1834 ईस्वी में पहली बार इस सिद्धांत का बात किए थे, लेकिन उस टाइम लागू नहीं हो पाया था। तो इसका सबसे व्यापक प्रयोग किया किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। अब इस सिद्धांत क्या था, यह सिद्धांत था कि जिस भी भारतीय राजा का अपना वारिस नहीं होगा, यानी राजा की मृत्यु हो गया और अपना उसका कोई प्राकृतिक वंशज नहीं है, यानी खुद का बेटा बेटी नहीं है, तो राजा गोद नहीं ले सकता, राजा गोद नहीं ले सकता, यानी दूसरे के बच्चा को गोद नहीं ले सकता है, ठीक है, एडॉप्ट नहीं कर सकता है। और उस राजा के मरने के बाद उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा, यही था व्यापकता का सिद्धांत। एक तरह से अंग्रेजों का नीति था कि भारतीय राज्यों को क्या करो, हड़प लो, भारतीय राज्यों को हड़प लो। जैसे दो भाई हैं, दो भाई और एगो के बाल बच्चा नहीं है, तो बाल बच्चा नहीं है तो पहला ही से नियम बना कर रख ले, देख भाई जेकर बाल बच्चा हो तो ओकर तो संपत्ति वही रख दो, ओकर बेटा, लेकिन जेकर बाल बच्चा ना हो तो ओकर संपत्ति हमर हो जतो, लिखे पढ़े के कोई जरूरी ना है, सब हमर हो जाएगा। वही अंग्रेजों का नीति था, व्यापकता का सिद्धांत कि जिस भारतीय राजा का अपना वंशज नहीं होगा, अपना पुत्र नहीं होगा, वो गोद नहीं ले सकता है, दत्तक पुत्र नहीं ले सकता है, ठीक है। और इसी को कहते हैं व्यापकता का सिद्धांत। क्या था, जिस भारतीय राजा का अपना वारिस पुत्र, वारिस या पुत्र नहीं होगा, नहीं होगा, उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा, ठीक है, उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। और राजा को गोद लेने का अधिकार, गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। यही बात आप याद करो, झांसी की रानी, झांसी की रानी, उनके पति का मृत्यु हो जाता है गंगाधर राव का, तो वो क्या करता है कि एक लड़का को गोद लिए हुए रहता है जिसका नाम शायद दामोदर राव रहता है। तो अंग्रेज क्या करता है, गंगाधर राव के गोद लिए गए पुत्र को नहीं मानता है और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लेता है। तब झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो बोलती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और वो 1857 की क्रांति में कूद पड़ती है। तो ये सब जो है नीति जो ला रहा है, रिंग फेंस की नीति या सहायक संधि या फिर हड़प नीति, कभी न कभी जाके ये सब जो उबाल है भारतीय राजाओं के मन में रहेगा,
क्योंकि धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो सबको हड़प रहा है, और यही चल के आगे 1857 के क्रांति का कारण बनता है। तो राजा को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। होता क्या है, डलहौजी जो है, डलहौजी उस समय के भारतीय राज्यों को 3 भागों में बांटता है। ध्यान से सुनना, थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। डलहौजी अपने समय जितने भी भारतीय राज्य होते हैं उनको 3 भाग में बांटता है। ठीक है, राज्यों का वर्गीकरण डलहौजी के द्वारा भारतीय राज्यों का वर्गीकरण। डलहौजी भारतीय राज्यों को 3 भाग में बांट देता है। उस समय जितने भी भारतीय रियासत थे उसको 3 भाग में बांट देता है। पहला श्रेणी ए के राज्य, दूसरा श्रेणी बी के राज्य, और तीसरा श्रेणी सी के राज्य। 3 तरह के राज्य बांट दिया। जितने भी राज्य थे उसको 3 भाग में बांट दिया। जो ए श्रेणी के राज्य थे उनमें वे राज्य थे जो कभी भी किसी के गुलाम नहीं रहे, वो हमेशा से स्वतंत्र थे और मुगलों को भी कभी टैक्स वैक्स नहीं देते थे। तो इसमें स्वतंत्र राज्य थे, स्वतंत्र राज्य जो कभी मुगलों को टैक्स नहीं देते थे। ठीक है, इनमें कौन कौन राज्य थे, जैसे हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, ये सब जो राज्य थे पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य थे, और ये मुगलों को भी, अंग्रेजों के समय में मुगलों को भी टैक्स वैक्स नहीं देते थे। तो इसमें आपका मुख्य रूप से हैदराबाद और मैसूर, तो इनके लिए क्या प्रावधान था, इनके लिए प्रावधान था कि ये गोद ले सकते हैं, ये गोद ले सकते हैं। अगर इनका अपना वारिस नहीं हुआ तो राजा अपने मरने से पहले किसी बच्चे को गोद लेके और उसको अपना राजा बना सकता था। तो इनको गोद लेने का अधिकार था, इनको गोद लेने का अधिकार था। ध्यान रखिएगा। तो श्रेणी ए के जो राज्य थे इनको गोद लेने का अधिकार था, इनको हड़प नीति के द्वारा नहीं हड़पा जाएगा। ठीक है, इनको छोड़ दिया जाएगा। अंग्रेज बड़ी चालाक थे, सब राज्य मजबूत थे। जब मुगल को टैक्स नहीं दे रहे, ऐसे नहीं दे रहे, भारत का बादशाह मुगल बादशाह है और उसके राज्य में भी मुगल बादशाह को टैक्स नहीं दे रहे, तो कमजोर है। बताओ तो ये टैक्स नहीं दे रहा, इसका मतलब ये मजबूत है। औरंगजेब जैसे शासक कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो मजबूत राज्य होगा ना। तो इसको छोड़ दिया कि छोड़ो, तुम लोग अभी रहो आराम से, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इनको गोद लेने का अधिकार था। श्रेणी बी के राज्य वो थे जो कभी न कभी किसी राज्य के अधीन रहे थे। ठीक है, जो कभी न कभी किसी के अधीन रहे थे या मुगलों के अधीन रहे थे और उनको टैक्स देते थे। तो वैसे राज्य जो कभी न कभी किसी शासक को टैक्स देते थे या मुगलों के अधीन थे, लेकिन अब अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए हैं। तो इन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों से पूछना पड़ता
था। ठीक है, इनको था कि आप गोद ले सकते हैं, लेकिन गोद लेने से पहले हमसे पूछना पड़ेगा और हमारी मर्जी होगा कि हम कहेंगे हाँ कि ना, और ये मैक्सिमम मामले में रिजेक्ट कर देते थे। तो ठीक है, तो अधिकांश मामलों में रिजेक्ट, अधिकांश मामलों में क्या कर दिए जाते थे? रिजेक्ट, कि आप गोद नहीं ले सकते थे। मतलब फॉर्मेलिटी था कि आप पूछिए और वो मना ही कर देता था। ठीक है, और श्रेणी सी के राज्य, इन्हें गोद लेने का अधिकार ही नहीं था, गोद लेने का अधिकार ही नहीं था, ये गोद ले ही नहीं सकते थे। राजा मरा और सीधे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो इनको गोद लेने का अधिकार नहीं था। तो डलहौजी ने भारतीय राज्यों को कितने भाग में बांटा था? 3 भाग में बांटा था, याद रखना। श्रेणी ए में वो राज्य था जो हमेशा से स्वतंत्र था और मुगलों को टैक्स वगैरह नहीं देता था। श्रेणी बी में वे राज्य थे जो कभी न कभी मुगलों के अधीन थे और वे टैक्स देते थे। और श्रेणी सी के राज्य तो ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए राज्य थे। ये क्या थे? ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए राज्य, यानी इनका निर्माण में अंग्रेजों का ही योगदान था। राजा बनाया अंग्रेजों ने ही, इनको राजा बनाया। जैसे मीर जाफर, ये सबको अंग्रेजों ने ही राजा बनाया था। तो वैसे जो थे, इनको तो गोद लेने का अधिकार ही नहीं था, इनको सीधे सीधे एकदम खत्म। तो अब देखिए कौन कौन ऐसे राज्य हैं जिनको डलहौजी हड़पता है। ठीक है, तो डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्य, डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्य, कौन कौन राज्य डलहौजी ने हड़पा, ये भी आपको क्रम याद रखना है। ठीक है, तो इसमें है पहला, सबसे पहला निपटाया किसको? सतारा। ध्यान दो, सतारा महाराष्ट्र में एक राज्य है, इसको 1848 में। ठीक है, उसके बाद दूसरा जैतपुर 1849 में, तीसरा संभलपुर 1849 में, चौथा बघाट 1850 में, उसके बाद पांचवा उदयपुर 1852, छठा झांसी, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1800 और अवध 1800। अब दो को आपको ध्यान रखना है, एक करौली और दूसरा अवध। ध्यान दो, जो करौली था, करौली, यहां डलहौजी ने गलत तरीके से इसको हड़प लिया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे इंग्लैंड में बैठे हुए, वो हस्तक्षेप करते हैं और डलहौजी को इसको वापस करना पड़ता है। यानी पूछा जाएगा कि कौन ऐसा राज्य था जिसको डलहौजी ने हड़प लिया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हस्तक्षेप के बाद उसको स्वतंत्र कर दिया गया था। तो कौन सा राज्य था? करौली, याद रखिएगा। ठीक है, और अवध के बारे में याद रखना है कि यहां का शासक जो था, इसका नाम था वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। इसका वारिस था
अब भाई वारिस था तब कैसे हड़प सकता है? अंग्रेजों ने देखो नियम बनाया था, वो नियम वो ना मानते थे। अब जैसा उनको लगा कि इस तरीके से हम हड़प सकते हैं तो हड़प लिया। अब देखा कि एक बेटा बेटी है ताइयो हड़प लिया। अब कैसे हड़पा तो देखो, एक अंग्रेज था जेम्स आउटरम, ध्यान रखना इसका नाम पूछा जाता है, जेम्स आउटरम। ये रिपोर्ट दिया इसने रिपोर्ट दिया कि यहां पर अवध में क्या है, अवध में कुशासन है, अवध में क्या है, कुशासन। तो कुशासन के आधार पर हड़प लिया, इसको हड़प लिया, कुशासन का ब्लेम लगा दिया इस पे, कुशासन का ब्लेम लगा कर इसको हड़प लिया। तो अवध 1856 में अवध को ये जो है ना हड़प नीति के तहत, यानी कि वैसे नहीं हड़पा गया था कि यहाँ के राजा का बेटा बेटी नहीं था, इसका वारिस था, लेकिन यहाँ पे एक अंग्रेज था जेम्स आउटरम, और उसने अंग्रेजों को रिपोर्ट दिया कि यहाँ पे शासन व्यवस्था बढ़िया से चलाया नहीं जा रहा है। तो नहीं चलाया जा रहा, तो अंग्रेजों ने कहा कि कुशासन का आरोप लगा के अब इसका जो नवाब था वाजिद अली शाह, इसको हटा दिया और अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो इस तरीके से सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली और अवध, तो इस तरह से इतने राज्यों को डलहौजी ने हड़प नीति के द्वारा हड़पा था। यही क्रम है, क्रम याद रखना। ठीक है, इसका भी ट्रिक बताते हैं, याद रखना। ठीक है, डलहौजी द्वारा, बस लास्ट है अब, द्वारा हड़पे गए राज्यों का क्रम या नाम कैसे कैसे हड़पा। तो देखो याद रखना इसका ट्रिक संता जा तू संभाल, संता जा तू संभाल, यानी संता, कोई आदमी संता बनता होता है ना, तो संता को कह रहे संता जा तू संभाल, बाघ उधर झाड़ी पर करेगा वध, यानी झाड़ी पर मत जाओ, बाघ उधर क्या करेगा, झाड़ी पर पकड़ लेगा बाघ तो वध कर देगा, यानी मार देगा। ठीक है, तो अब बताओ, नाम से बताओ तो कौन कौन राज होगा। सबसे पहले संता, तो संता से कौन, सतारा। फिर जातू से कौन हो जाएगा, जैतपुर। फिर संभल से बताओ, संभलपुर। फिर उसके बाद बाघ से बघाट, फिर उधर से कौन, उदयपुर। फिर झाड़ी से कौन हो जाएगा, झांसी। फिर उसके बाद पर से नागपुर, परपुर है ना, परपुर। करेगा से करौली, और वध से अवध। लास्ट वाला दो याद रखना है कि करौली को हड़प लिया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हस्तक्षेप के कारण इसको वापस करना पड़ा। और अवध का नवाब वाजिद अली शाह का, उसका अपना वारिस था, लेकिन एक अंग्रेज था जेम्स आउटरम, उसने कुशासन का रिपोर्ट दिया अंग्रेजों को कि अवध में शासन बढ़िया से नहीं चल रहा है, और कुशासन का आरोप लगा के वो अवध को अंग्रेजी राज में डलहौजी ने हड़प लिया। इसके लिए इसका बहुत आलोचना भी हुआ। ठीक है, तो ये डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्य। सुनो परिणाम क्या हुआ। कम से कम जब सहायक संधि था, तो सहायक संधि में भले ही सेना अंग्रेजों का था, लेकिन कम से कम भारतीय राज्यों का अस्तित्व तो बचा हुआ था।
ये तो सब जान रहा था कि फलाना राज्य है, फलाना राज्य है, फलाना राज्य है, लेकिन डलहौजी जब इसको हड़प लिया तो भारतीय राज्यों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया पूरी तरह से। ठीक है, भारतीय राज्यों का पूरी तरह से अस्तित्व समाप्त हो गया। तो इस तरीके से नागपुर और झांसी, नागपुर झांसी ये सब हड़पने का सिर्फ मुख्य कारण ये नहीं था कि इसको अंग्रेजी राज्य में मिलाना था, बल्कि इस क्षेत्र में जो कपास वाले जो क्षेत्र थे, कपास का जो उत्पादन होता था, अंग्रेजों का एक छिपा हुआ उद्देश्य कपास वाले क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना भी था। ठीक है, तो आज हम लोग 3 टॉपिक कंप्लीट किए। रिंग फेंस यानी घेरे की नीति, बताइए घेरे की नीति किसने शुरू किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। अब इसका मुख्य उद्देश्य था कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करना, ताकि अंग्रेजी राज्य का रक्षा होता रहे। और अब पड़ोसी राज्यों की सीमा का रक्षा किया जाएगा अंग्रेजी सेना के द्वारा, लेकिन खर्च पड़ोसी राज्य देगा। उसी का विस्तारित रूप था वेलेस्ली का सहायक संधि, जिसमें राज्य को अपना सेना नहीं रखना, भंग कर देना पड़ता था, अंग्रेजी सेना रखना पड़ता था, विदेशी मामले अंग्रेजों के हाथ में चले जाते थे, युद्ध और संधि करने का अधिकार नहीं होता था, कोई भी यूरोपीय शक्ति को, खास करके फ्रांसीसियों को अपनी सेना में नहीं रख सकते थे, और एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना पड़ता था। कहा तो जाता था कि हस्तक्षेप ना करेगा, लेकिन हर मामलों में हस्तक्षेप करता था। ठीक है, तो ये था सहायक संधि। और सहायक संधि करने वाले राज्य कौन था? हैदराबाद था, मैसूर था, तंजावुर था, उसके बाद अवध था, उसके बाद सिंधिया, ये सब जो थे वो सहायक संधि किए थे। और इसमें डेट अगर चाहिए, डेट चाहिए तो डेट यहाँ पे सबका लिखा हुआ है कि डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्यों के क्रम। तो कब? 48, 49, ये सब आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं जो, और उसमें कुछ सवाल है उसको देख लेते हैं। मैथ आज नहीं पढ़ाएंगे, मैथ आज हम होमवर्क देंगे आपको। ठीक है, अब पीडीएफ डाल देंगे इसमें ग्रुप में, और जहां तक होमवर्क देंगे, क्योंकि हम पढ़ा दिए हैं, कुछ तो टाइप पढ़ाए हैं ना, 4-5 टाइप तो पढ़ा दिए हैं। बेसिक रेशियो पढ़ा दिए हैं, पार्टनरशिपिंग पढ़ा दिए हैं, उसके बाद सिक्का वाला पढ़ा दिए हैं। तो ये सब कुछ होमवर्क मिलेगा, जो कल डाउट होगा पूछिएगा, उसको बताएंगे। तो नोट्स देख लेते हैं हम लोग। हाँ 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 हाँ, तो ये कटेगा नहीं, अभी ये रहेगा, सेव नहीं होगा तो गड़बड़ा जाएगा। हो गया सर, जाइए पानी दीजिए। देखें, तीनों देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद सवाल पूछेंगे, सवाल बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहले घेरे की नीति किसके द्वारा लाया गया था? घेरे की नीति किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स। घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और मूल अवधारणा इसका क्या था? मूल अवधारणा था अपने पड़ोसी राज्यों की सीमा की रक्षा करना, ताकि अंग्रेजी राज्यों पे कोई आंच ना। तो अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करना, ताकि एक बफर जोन तैयार किया जा सके। ठीक है, कोई बाहरी आक्रमणकारी हमला करेगा तो पहले पड़ोसी राज्य पे करो। ठीक है, और वहीं पे भिड़ जाएंगे। रणनीतिक बिंदु, कालखंड की पृष्ठभूमि सब बताए हैं आपको। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल पर ब्रिटिश प्रभुत्व तो हो गया, लेकिन बंगाल पर पश्चिम से मराठों और उत्तर पश्चिम से अफगान, यानी खास करके अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का खतरा निरंतर बना रहता था। वारेन हेस्टिंग्स ने सीधे दुश्मनों से लड़ने के बजाय बंगाल के चारों ओर मित्र राज्यों का एक सुरक्षा घेरा बनाया। मित्र राज्यों का एक सुरक्षा घेरा। अवध का उदाहरण, बंगाल की रक्षा के लिए अवध को बफर स्टेट बनाया गया। ब्रिटिश सेना अवध की सीमाओं पर तैनात की गई, ताकि मराठे बंगाल तक ना पहुंच पाए। मराठे आक्रमण करे तो अंग्रेजी सेना का भिड़ान कहां पे हो जाएगा? अवध में ही हो जाएगा। उधर व्यापार वाणिज्य सब बढ़िया से चल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, लागत का सिद्धांत। लागत का सिद्धांत मैंने खर्चा केकरा देना है? जिस राज्य को सेना होगा ना,
तो इस नीति के सबसे चालाक विशेषता यह थी कि बफर राज्य जैसे अवध की रक्षा के लिए जो ब्रिटिश सेना रखी जाती थी उसका पूरा खर्च उसी राज्य के शासक को उठाना पड़ता था। कुछ और डिप्थ में चले तो एक रक्षात्मक रणनीति थी। उस दौर में कंपनी इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वह पूरे भारत के राज्यों को सीधे जीत सके, इसलिए उसने खुद को केवल अपने विजित क्षेत्रों को सुरक्षित रखने तक ही सीमित किया। ये बात पहले हम आपको बता दिए थे। यही नीति आगे चल के लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि का आधार बना। इसी को आगे विस्तारित कर दिया कि अब पूरा सेना ही भंग करो, हमरे सेना खाली रहेगा। सहायक संधि भारत में इसे व्यापक रूप से लागू किया किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि भारत में इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डुप्ले ने, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। और इसका व्यापक प्रयोग किया किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। वह अवधारणा क्या था? भारतीय रियासतों को सैनिक सुरक्षा देने के बदले उनकी संप्रभुता और विदेश नीति को पूरी तरह से कंपनी के अधीन कर दें। यही ना हुआ। सेना अंग्रेजी का रख लीजिए, हम आपकी रक्षा के लिए अंग्रेजी सेना दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले में जो लिया वो तो पूरी संप्रभुता को खत्म कर दिया। अपनी राज्य की सेना को भंग कीजिए, आपके हाथ में कोई विदेशी मामला नहीं रहेगा, आप किसी के साथ युद्ध नहीं कर सकते, आप किसी के साथ संधि नहीं कर सकते, आप किसी अन्य सेना को नहीं रख सकते, तो फिर बच क्या गया? तो पूरी तरह से राज्य का संप्रभुता ही खत्म हो गया। संधि की प्रमुख शर्तें, पहले तो ब्रिटिश सेना की तैनाती, संधि स्वीकार करने वाले राज्य को अपने राज्य में एक अस्थायी ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। सेना का खर्च, इस सेना के रख रखाव के लिए राजा को नगद धन या अपने एक समृद्ध भू राजस्व क्षेत्र को देना पड़ता था। नोट्स में लिखा हुआ है, आपको हम बता दिए हैं। दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किया जाता था जो धीरे धीरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगता था। राजा कंपनी के अनुमति के बिना किसी अन्य विदेशी शक्ति को सेवा में नहीं रख सकता था और न ही किसी दूसरे भारतीय राज्य से युद्ध या संधि कर सकता था। राज्यों के शामिल होने का क्रम, सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर उसके बाद तंजाउर, फिर उसके बाद अवध, फिर उसके बाद मराठा पेशवा। 1802 बेसिन की संधि सुधार लीजिएगा, ठीक है। 1802 भोसले, 1803 सिंधिया, 1804 और होलकर 1818। मुख्य परीक्षा के लिए ये सब मेंस में जब लिखना होगा तो ठीक है। राज्य हड़प की नीति, व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत 1848 से 1856। कौन? लॉर्ड डलहौजी। इसमें क्या था? देखो हम बताए थे ना कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने 1834 में इसका प्लानिंग किया था कि कैसे भारतीय राजाओं को हड़पा जाए। तो प्लानिंग हुआ था, लेकिन उस समय सोचा कि ना ऐसे कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, कहीं सब एक जोड़े मिल के और लगा मारे ना तो फिर भागे की जगह ना मिलेगा। इसीलिए उस टाइम तो छोड़ दिया, लेकिन डलहौजी आया तो फिर जैसे तो 1834 में ये लोग प्लानिंग किया था कि हड़पिए जे राजा का बेटा ना है ओकरा कहिए कि उसको अंग्रेजी राज में, लेकिन उस समय किया नहीं। डलहौजी आया तो सीधे सीधे कर दिया। मूल अवधारणा क्या था? यदि किसी आश्रित रियासत के शासक की मृत्यु बिना किसी प्रकृति के सगे पुरुष वारिस, माने अपना कोई वारिस न हो, तो मृत्यु हो गया तो उसको अंग्रेजी राज में मिला लिया जाएगा। शासक को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। राज्यों का वर्गीकरण, डलहौजी ने 3 तरह से राज्यों का वर्गीकरण किया। प्रथम श्रेणी जो कभी किसी के अधीन नहीं रहे और न कभी किसी को टैक्स दिया। द्वितीय श्रेणी जो आश्रित राज्य, जो पहले मुगल या मराठों के अधीन थे और उनको टैक्स देते थे। और तृतीय श्रेणी वे राज्य जिनका निर्माण स्वयं ब्रिटिश सरकार ने सनद या पत्रों के माध्यम से किया था, इन्हें गोद लेने का अधिकार बिल्कुल भी। तो पहले वाले को गोद लेने का अधिकार था, दूसरे को पूछ के, दूसरे को गोद लेने से पहले अनुमति लेना है, जिसको अंग्रेज ज्यादातर मामले में रिजेक्ट कर देते थे। और तृतीय श्रेणी को गोद लेने का अधिकार ही हड़पे गए राज्यों का क्रोनोलॉजिकल क्रम, सतारा, जयपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ठीक है, इतना का दिया है। हम और 2-3 वो लिख दिए हैं जो जितना इंपॉर्टेंट था सब। तो संता, जातु, संभाल, बाग, उधर झाड़ी पर, उसके बाद नागपुर, करौली और अवध।
देखो अपवाद, ध्यान देना, सवाल पूछा जाता है, अवध को व्यापकत्व के सिद्धांत के तहत नहीं हड़पा गया था क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह के पास अपने उत्तराधिकारी थे। अवध पर आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो परिणाम क्या था, साम्राज्य, ये सब मेंस के लिए है, ठीक ना, यूपीएससी सबके मेंस का एग्जाम देना होगा ना, पहले प्री तो निकालो, बाद में मेंस देखेंगे, ठीक है, प्री तो निकालो पहले। प्रश्न है, प्रश्न बताओ, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से जुड़ा हुआ दो प्रश्न है। रिंग फेंस की नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रिंग फेंस का नीति किसने दिया था? घेरे की नीति बताओ। वारेन हेस्टिंग्स। किसने? रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स। देखो 2018 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा है, आईएएस के प्रीलिम्स में, निम्नलिखित में से किसने रिंग फेंस की नीति को अपने सैन्य और रक्षात्मक दृष्टिकोण के तहत अवध पर लागू किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने किया था? रिंग फेंस की नीति से कोई भी बात आएगा तो आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स। और अवध का उपयोग किया था मराठों से बंगाल को बचाने के लिए। यूपीपीसीएस मेंस के एग्जाम 2013 में सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? नोट्स में नहीं है, हम बताएं लेकिन। पेशवा बाजीराव द्वितीय। अरे राघोबा का बेटा बन गया था राजा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अब वही जाके क्या करता है, 1802 में बसिन की संधि कर लेता है, ठीक है, तो वहीं से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो राघोबा का, रघुनाथ राव का बेटा था। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा है और यूपीपीसीएस में। सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार करने वाले राज्यों के संदर्भ में सही क्रम क्या है बताओ? हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया दिया हुआ है, बताओ क्या होगा? तो आप याद करो, हम तो अब पेशवा के भय से जीते हैं, तो हैदराबाद, मैसूर, तंजाउर, अब अवध, तो मतलब कि पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर उसके बाद सिंधिया, यानी लगन है सही क्रम में, है ना? तो क्या होगा? 1 2 3 4। यूपीपीसीएस और यूपीएससी 2007 में, आईएएस 2007। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सहायक संधि, सहायक, तो सहायक संधि के बारे में जो जो बात बताए हैं अब यहां पर रिलेट करो। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना, सही कि गलत? सही। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, सही। कंपनी के लिए एक नियत आय सुनिश्चित करना, ये नहीं था, थोड़ी नहीं, कमाई का जरिया थोड़ी था, ये रक्षा का जरिया था। किसका जरिया था? मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी राज्य का रक्षा करना था, पैसा कमाना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, यह भी हो सकता है, पर आय का जरिया बिल्कुल भी नहीं था। यूपीएससी सिविल सर्विस 2018। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? सहायक संधि किसी से भी करे, मुख्य उद्देश्य एक ही था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली से अंग्रेजी राज्य का रक्षा करना। तो मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, यही आंसर होगा। निम्नलिखित में, अच्छा बताओ, सुनो, सोचा करो थोड़ा सा, ये सवाल आरएएस के एग्जाम में आया है, ये आरएएस के एग्जाम में ही क्यों आया है और अभी तक कहीं नहीं मिला? क्योंकि यहाँ राजपूत है। देखो कौन है, अब सोचो कि राजपूत रहेगा तो कहां सवाल आएगा? वहीं आएगा, ठीक है। बिहार का सवाल हो, बिहार का एग्जाम हो, कुंवर सिंह से सवाल ना आए, हो नहीं सकता है। तो इसीलिए आपको ना कुछ कुछ पढ़ते पढ़ते आइडिया लगेगा कि पढ़ के हमको किस एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है। अब बिहार दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हैं, बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, कुंवर सिंह के बारे में ना जानकारी है, पटना के पीर अली के बारे में ना जानकारी है, औरंगाबाद के अनुग्रह नारायण के बारे में ना जानकारी है, जमुई के बारे में ना जानकारी है, रोहतास के बारे में ना जानकारी है, तो क्या पढ़ के जाओगे फिर?
ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था? ठीक है, हैदराबाद का निजाम कर दिया था, मैसूर के शासक कर दिया था, अवध के नवाब कर दिया था, बताओ होलकर करेगा जी? 1818 ईस्वी में किया था, उस समय तो लॉर्ड वेलेस्ली चल गया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स आ गया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सहायक संधि होलकर इंदौर नहीं किया था, इस सबसे अंत में 1818 में किया था, और उस समय लॉर्ड वेलेस्ली नहीं था। बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किनके मध्य हुए थे? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, राघोबा का बेटा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा के संदर्भ में अवध के नवाब ने किस वर्ष इस संधि को स्वीकार किया और अपना आधा क्षेत्र सौंप दिया? अवध का नवाब 1801 में। अवध कब किया था सहायक संधि? 1798 में हैदराबाद, 1799 में मैसूर, 1799 में तंजाउर और अवध 1801 में। अवध कब? अब पेशवा 1802 में, पेशवा 1802 में। 1801 आंसर होगा। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद का निजाम। बीपीएससी 2011। राज्य हड़प नीति से जुड़े सवाल। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित रियासतों पर विचार कीजिए। झांसी 1853, संभलपुर 49, सतारा 48। डलहौजी द्वारा इनके विलय का सही क्रम क्या है? देखो बहुत अच्छा एग्जाम में पूछा होगा, है ना? तो इस तरह का सवाल अगर क्रोनोलॉजिकल वाला आ गया तो समझो कि सिविल सर्विस का क्वेश्चन होगा ही। ठीक, अब इसी तरह का सवाल अब इधर उधर एग्जाम में भी पूछने लगा है, क्योंकि पैटर्न फॉर्म इतना ज्यादा गिर रहा है, सीट कम है, तो क्या करेगा? ऐसा उठा के यूपीएससी में से डाल देगा। अब ये सब सवाल पीवाईक्यू बनाए रहने से फायदा ही होगा कि अगर टफ सवाल उठाना होगा, बहुत टफ, तो कहां से उठाएगा? यूपीएससी बीपीएससी का प्रीलिम्स का सवाल उठा के डाल देगा। आपका किया हुआ रहेगा तो आराम से बना लोगे। तो क्या होगा आंसर इसका? सबसे पहले तो सतारा, फिर संभलपुर, फिर झांसी। सतारा, संभलपुर, झांसी। ट्रिक बताए हैं उसको याद कर लेना, सब याद हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया? डलहौजी 1853, 1866 बीपीएससी। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? सतारा। सबसे पहले किसको मिला लिया? सतारा, 1848 ईस्वी। 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस आधार पर किया गया? कुशासन के आधार पे। किस आधार पे? कुशासन के आधार पर। ऊपरे वाला आंसर होगा पहला। यूपीपीएससी और बीपीएससी 2019। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति या हड़प नीति को अधिक आक्रामक रूप में नियोजित किया? डलहौजी, क्योंकि योजना तो पहले बनाया जा चुका था, लेकिन आक्रामक रूप से किसने लागू किया? डलहौजी ने। बीपीएससी 53वीं से 55वीं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा बघाट रियासत का साम्राज्य में विलय कब किया गया? सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट। संता जातु संभल बाघ, यानी कि सतारा 48 में, जैतपुर और संभलपुर 49 में और बघाट 50 में। ट्रिक याद रहेगा तो बन जाएगा। ठीक है। जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को यह कहकर हड़प लिया कि यहाँ का प्रशासन पूरी तरह सड़ चुका है और जनता त्रस्त है? किसको? अवध को। अवध को। डलहौजी के हड़प नीति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संभलपुर 1849 सही है, उदयपुर 1852 ये भी सही है, नागपुर 1854 ये भी सही है, सब सही है। तीनों के तीनों 1 2 3 तीनों सही है। राजस्थान की किस रियासत के दत्तक पुत्र के मामले को डलहौजी ने खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हस्तक्षेप के कारण उसे वापस लौटाना पड़ा? कौन? करौली। नीम करौली बाबा बड़ी प्रसिद्ध है जी। देखो देखो फिर से देखो कौन एग्जाम में आया है? राजस्थान से रिलेटेड है तो राजस्थान के एग्जाम में आया है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप देखो सब मिक्स क्वेश्चन आया है। यूपीएससी सिविल सर्विस 2005 और यूपीपीसीएस 2017। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल नेपाल युद्ध सही है।
लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, गलत। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था, वही पिंडारियों का दमन किया था। ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में हुआ था। कब? और डलहौजी 1848 से 1800